चलिए आइए। सो बॉयज एंड गर्ल्स, ये हम लोग का क्लास 12 का कॉस्ट एंड टैक्स का पहला क्लास है और ये इस सिलेबस, जिस सिलेबस में हम लोग पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस का ये आखिरी साल है। बात समझ रहे, मतलब जिस सिलेबस में आपको पढ़ा रहे इतना सुंदर सुंदर बुक, ये सब आखिरी साल है। तो भाइयों और बहनों, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करें, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12 बंगाल बोर्ड का कॉस्ट टैक्स। आप लोगों का सब्जेक्ट का नाम क्या बताइए? कॉस्ट एंड टैक्स। तो आप लोगों के सिलेबस में चैप्टर क्या क्या है पहले एक बार शॉर्ट में बता दे, फिर पढ़ाई को हम लोग अपना प्यार से स्टार्ट करेंगे। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों का चैप्टर क्या है पहले ये देख लीजिए। ये आपका सिलेबस उच्च माध्यमिक क्लास 12 कॉस्ट टैक्स। इतना छोटा सा सिलेबस है। कितना छोटा सिलेबस है? इतना छोटा। कितना छोटा बाबू? इतना छोटा। कुछ है ही ना सिलेबस में। यही सिलेबस आपको पूरा एक साल पढ़ाई करना है, प्यार से पढ़ना है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है। देखिए तो भाइयों बहनों, ये आपका पूरा चैप्टर हो गया 1 2 3 4 5। देखिए पहला चैप्टर क्या हो बताइए? मटेरियल। कोई अच्छा, ऊपर का जो 3 चैप्टर आप देख रहे हो ना, वो कॉस्ट का चैप्टर है, और नीचे का जो 3 चैप्टर आप देख रहे हो वो टैक्स का चैप्टर है। ये हो गया कॉस्ट का चैप्टर, और ये क्या हो गया बाबू? टैक्स का चैप्टर। ये किसका चैप्टर बाबू? कॉस्ट। और ये किसका चैप्टर बाबू? टैक्स। आपको हम यहीं पे मार्क्स भी इसका लिख देते हैं तो आपको समझने में सुविधा होगा। तो ये सब लिखने का दरकार नहीं है, बुक में है ऑलरेडी। मटेरियल चैप्टर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, लेबर चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओवरहेड से 10 मार्क्स आएगा, तो कितना हो गया बताइए? 40। हाउस प्रॉपर्टी से 20 मार्क्स कवर करेगा, अदर सोर्स से 10 मार्क्स कवर करेगा, कैपिटल गेन से 10 मार्क्स कवर करेगा। कितना हो गया बाबू? 40। 40 कितना हो गया? 80। अब 20 मार्क्स का क्या रहेगा बोलिए? प्रोजेक्ट। देखिए सिलेबस भी बता दिए पूरा, ठीक। अब यही हम लोग को पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे कैसे? एक चैप्टर हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम लोग टैक्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम लोग टैक्स पढ़ेंगे, एक चैप्टर हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे। मिला मिला के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? मिला मिला। कैसे पढ़ेंगे बताइए? मिला मिला। थोड़ा कॉस्ट, थोड़ा टैक्स, थोड़ा टैक्स, थोड़ा कॉस्ट, मिक्स करके। कैसे मिक्स करके? तो कॉस्ट टैक्स मिला के हम लोग पढ़ेंगे। कॉपी एक ही ठो बनाना है आपको। एक ही कॉपी में हाफ कर दीजिएगा कॉस्ट और हाफ कर दीजिएगा टैक्स, या फिर हाफ कर दीजिएगा टैक्स और हाफ कर दीजिएगा कॉस्ट। क्लियर है गाइस? और कोचिंग का ये पतला सा बुक है, इसको हम लोग को फॉलो करना है। आप प्रैक्टिस के लिए एक तो अलग से बुक खरीदा है, बीवी कुंडू। कौन सा बुक खरीदा है? बीवी कुंडू। उससे बहुत सारे सम्स है, बहुत वैरायटीज ऑफ सम्स है, तो प्रैक्टिस करने में आपको सुविधा होगा। तो यही पूरा हम लोग का पढ़ाई है। ये ज्ञान रूपी दुनिया में हम लोग को डूब जाना है। क्या करना है बाबू? डूब जाना है। सारा सब्जेक्ट हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे लास्ट वीक, सिर्फ ये सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किए थे, ये आज से स्टार्ट करें। और एक सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किए, CLP वोकल से स्टार्ट करेंगे। बस यही है दुनिया। रेडी? चलो रेडी गाइस, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? पहले हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, पहले टैक्स पढ़ेंगे। पहले हम लोग टैक्स का एक चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर आपको कॉस्ट का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। पहले टैक्स, कॉस्ट, टैक्स, कॉस्ट, टैक्स, कॉस्ट। 11 में क्या किए थे? 11 में पहले कॉस्ट पढ़ाए थे, फिर टैक्स। यहाँ पे उल्टा पढ़ा रहे, पहले एक चैप्टर टैक्स, फिर एक चैप्टर कॉस्ट, एक चैप्टर टैक्स, एक चैप्टर कॉस्ट, मिला मिला के पढ़ेंगे। ठीक है बाबू? आप कॉपी का 2 पार्ट कर लेना, 2 अलग अलग कॉपी बनाने का जरूरत नहीं। ठीक है बाबू? और जो रफ कॉपी में लाते हो, प्लीज जब क्लास में आइए तो फेयर कॉपी लेके आया करिए। ठीक है बाबू? चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों और बहनों, जो चैप्टर में देखिए कितना सुंदर से सम सब लिखा हुआ है, ऑलरेडी बहुत सम्स है इसमें, बस समझे? देखिए तो भाइयों और बहनों स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या नाम है बोलो? यस, इनकम फ्रॉम क्या बाबू? हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो भाइयों और बहनों, कॉपी में हेडिंग दे दीजिए बड़ा सा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उच्च माध्यमिक बंगाल बोर्ड क्लास 12। जितने बच्चे हो आ जाओ सब। चलो देखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सुंदर से देखिए बिल्डिंग बना हुआ है। इनकम फ्रॉम क्या बाबू? हाउस प्रॉपर्टी। रेडी? चलिए स्टार्ट कर रहे। चलिए, इनकम फ्रॉम क्या बाबू? हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम क्या बोलिए? हाउस प्रॉपर्टी। बाबू पीछे देखिए तो टेबल पे कोई बुक है क्या? एक तो कॉस्ट टैक्स का बुक लिखा होगा, देखिए। रेडी? चलिए। तो भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? आज का टॉपिक है हम लोग का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मिला नहीं मिला? नहीं, ये छोड़ दी कोई बात। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्लास है तो स्वाभाविक सब बातें थ्योरी पढ़ेंगे, धीरे धीरे सम्स में चले जाएंगे। भाइयों और बहनों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बंगाल बोर्ड उच्च माध्यमिक में कितना मार्क्स का देगा? 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। कितना मार्क्स का हो? 20। एक 10 मार्क्स का सम्स आएगा। एक 10 मार्क्स का क्या आएगा बाबू? सम्स। सिर्फ सुनिए ध्यान से, एक एक चीज आपको बता दे रहे। आप 10 मार्क्स का एक तो सम्स आएगा, बड़ा सा सम्स रहेगा।
इस बार बहुत इजी क्वेश्चन आया था, हर साल इजी आता है, बात समझे ना। कॉस्ट टैक्स में आपको ज्यादा मार्क्स लेना है, बस 98 97 इतना ही लाना है। कितना लाना है? 98 97। तो 98 97 लाना कोई बड़ा बात नहीं। अगर आप देखो आज पहला क्लास है, आज अगर आप कसम खा के बैठ जाए और सही से पढ़ाई करने लगे तो दुनिया कोई ताकत आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। बात समझे? देखिए आपके लिए पहली बार है, सही बात है, आपके लिए पहला बार है, क्योंकि आप पहला बार एग्जाम देने जाएंगे तो आपको लगेगा बाप रे उच्च माध्यमिक दे रहे, पर मेरे लिए नॉर्मल चीज है, बस मेरा दिन रात का खेला है। बात समझ रहे ना? तो हमको पता है कि कैसे आप मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको भी एफर्ट देना हो। बात समझ रहे ना? तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 10 मार्क्स का, कितना मार्क्स का बताइए? 10 मार्क्स। थ्योरी भी आएगा एग्जाम में, सम्स भी आएगा। 10 मार्क्स का सम्स रहेगा बाबू। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का। और 10 तो थ्योरी रहेगा। कितना थ्योरी रहेगा? 10 मार्क्स का थ्योरी भी रहेगा। देखिए हम एक एक चीज आपको बता रहे हैं। ये चैप्टर कितना मार्क्स का बोलिए? 10 मार्क्स। सम्स कितना मार्क्स का आएगा? और बाकी 10 मार्क्स का थ्योरी रहेगा। थ्योरी में क्या है? और एमसीक्यू एसएक्यू भी रहेगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी रहेगा। एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से थ्योरी में आता है। बट अच्छा चीज ये कि कॉस्ट एंड टैक्स का जो थ्योरी होता है ना, उसका आंसर छोटा छोटा होगा। कैसा होगा बाबू? छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा बड़ा आंसर नहीं होता टैक्स में। बस समझ रहे हैं? छोटा छोटा आंसर होगा। तो उसी छोटा आंसर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेडी गाइस? चलिए कॉपी मेडिंग दे दी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी आदमी का इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स कब लगता है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में इनकम टैक्स की किताब में सेक्शन 22 से लेकर 27 में लिखा हुआ है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही हो गया आपके एग्जाम में। आप मत लिखना, हम लिखवाएंगे। सेक्शन 22 से लेकर 27 में इनकम टैक्स के बारे में लिखा हुआ है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इंडिया के इनकम टैक्स में कितना से कितना नंबर सेक्शन के अंदर में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है। तो इंडिया में इनकम टैक्स में कितना से कितना सेक्शन में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है? तो सेक्शन 22 से लेकर के 27। सेक्शन 22 से लेकर क्या बाबू? 27। सेक्शन 22 से 27 में इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो लिखिए पॉइंट नंबर 1। सेक्शन कैसे लिखिएगा? जैसे हम लिख रहे 22 to 27। ऑनलाइन वालों कॉपी निकालो, लिखो सेक्शन 22 to 27, 22 से 27। सेक्शन 22 to 27 deals with income from house property. Deals with income from house property. सेक्शन 22 से 27 किस चीज से डील करता है बाबू? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे मान लिया कोई आपका हाथ थाम लिया और आपसे पूछा कि बताइए हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 22 से जो आप बोल रहे हो वही क्वेश्चन पेपर में रहेगा, मार दोगे आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन में कुछ अलग रहेगा नहीं, बस समझ के जाना अच्छे से। तो बताइए कौन सा सेक्शन से कौन सा सेक्शन रहता है? 22 से 27। सेक्शन 22 से 27। क्लियर है गाइस? अब आते हैं दूसरा बात। कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब बोलते हैं? माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा क्लास 11 में आपको पढ़ाए थे कि एक आदमी का 5 इनकम होता है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, जो आप 11 में पढ़ रही हो। दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई भी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब बोलेंगे? 4 मार्क्स में आपसे पूछेगा एग्जाम में कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एनी इनकम एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब बोलोगे? तो कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलने के लिए कितना कंडीशन चाहिए बाबू? 3। बोलो ना, कम ऑन बोलिए। पहला लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग। 3 कंडीशन पहले समझते हैं फिर लिखेंगे। क्या होना चाहिए बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग। देयर शुड बी लैंड एंड क्या होना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जिस आदमी का आप बात कर रहे हैं वो आदमी उस लैंड एंड बिल्डिंग का ओनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनर। और तीसरा ये लेट आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? लेट आउट। अभी 3 कंडीशन का मतलब समझिए। लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, आप उसका मालिक होना चाहिए, और आप उसको भाड़ा लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, आप लोग मिलाना कि आप लोग में से कोई अगर बाड़ी वाला हो या बाड़ी वाली हो तो बताना। अगर आपका लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, आपका लैंड एंड क्या होना चाहिए? बिल्डिंग होना चाहिए, और आप उस लैंड एंड बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए, और आप उस घर को, ये लैंड एंड बिल्डिंग को भाड़ा लगाया होना चाहिए। तो अगर आपका कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, आप उसका मालिक है और आपने उसको भाड़ा लगाया है, तो वो आपका कौन सा इनकम हो गया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपका कोई घर है
उसको आप भाड़ा लगाते हो, भाड़ा लगा के पैसा कमाते हो, तो वो जो कमाई आता है उस कमाई को क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? बोलिए, बोलो ना, कम ऑन, तो जल्दी बताइए। देयर मस्ट बी लैंड एंड land and you must be the owner, you must be the yes, आप उसका क्या होना चाहिए बताइए? ओनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनर। तीसरा, the property, the land and building should be let out मतलब खुद रहेंगे ना भाड़ा लगाएंगे? अगर खुद रहोगे तब तो वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं हुआ। जैसे ये घर क्या हो गया? ये घर लैंड एंड बिल्डिंग है ना? अच्छा, इसका मालिक कौन है? हम है, लेकिन इसको हम भाड़ा नहीं लगाए, हम खुद बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। अगर हम इसको भाड़ा लगा देंगे तो वहां से इनकम आएगा, और वहां से जो इनकम आएगा वो कहां चला जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर ये लैंड एंड बिल्डिंग मेरा है, हम इसके मालिक हैं, और इसको हम भाड़ा लगा देते तो ये मेरा कौन सा इनकम होता? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कोई भी इनकम को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब बोलेंगे? सिंपल आप लोग का भाषा में समझिए, या तो आप बाड़ी वाला है, या तो आप बाड़ी वाली है, या तो आप बाड़ी वाली है, और आपने भाड़ा लगाया, भाड़ा लगा पैसा कमा रहे, तो कौन सा हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखिए पॉइंट नंबर 2, नोट्स अच्छे से लिखो, समझ रहे ना? वही पुराना बात, ऐसे लिखो कि सबको आपसे क्या हो जाए? जलन। लिखिए पॉइंट नंबर 2, चले लिखिए इसेंशियल कंडीशन। स्पेलिंग बोले क्या? नहीं बोलना है ना? ओके। क्या वो ऑनलाइन में समाज सुन रहा, क्या आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा? लिखिए इसेंशियल कंडीशन। चलिए लिख दे रहे, नहीं तो आप बोलोगे बोले तो बोले नहीं। इसेंशियल कंडीशन, इसेंशियल का स्पेलिंग लिख दे रहे, इसेंशियल, टीएल नहीं, इसेंशियल। इसेंशियल कंडीशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसेंशियल कंडीशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसेंशियल कंडीशन फॉर कौन सा इनकम बाबू? हाउस प्रॉपर्टी इनकम। बोले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, लो देखने में अच्छा लगेगा। देखिए पॉइंट नंबर 1 लिखिए, देयर मस्ट बी पूरा, आप पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ना? देखिए देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। देयर मस्ट बी लैंड एंड बिल्डिंग। देयर मस्ट बी क्या बाबू? लैंड एंड। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, द SSC must be, द SSC का स्पेलिंग बोले क्या? द SSC must be, दो SSC का स्पेलिंग बोले क्या? क्या हुआ, आप लोग पूछ नहीं रहे हो? SSC must be the owner। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, must be the owner। स्पेलिंग बोले क्या ओनर का? SSC must be the owner। समाज सुन रहा, हमको कोई बात नहीं, आप बोलोगे हम स्पेलिंग बोल देंगे। SSC must be the क्या बाबू? ओनर। और उसका लिखिए पॉइंट नंबर 3, द प्रॉपर्टी must be let out। प्रॉपर्टी मस्ट बी क्या बाबू? लेट आउट। प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए? लेट आउट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? लेट आउट। समझ रहे हो ना? तो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या था बताइए? यस, क्या पहला कंडीशन है कि लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है आप उसका क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट बताइए? यस, ये प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए बताइए? लेट आउट। क्या होना चाहिए बोलो? यस, ये प्रॉपर्टी लेट आउट होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना आप? चलिए रेडी। ये हो गया सारा कॉन्सेप्ट। ये था कि कोई भी प्रॉपर्टी को
हाउस प्रॉपर्टी इनकम कब बोलेंगे? तो कोई भी प्रॉपर्टी को हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोलने के लिए क्या क्या कंडीशन है बताइए? पहला, देयर मस्ट बी लैंड एंड दूसरा पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए बताइए? द एसएससी मस्ट बी द ओनर। अब उसका क्या होना चाहिए? ओनर। क्या होना चाहिए? ओनर। ये ऐसे आंसर्स है ना माय डियर स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ाएगा, आपके जुमा पे बैठा दी, पूछेगा बता दोगे। एसएससी मस्ट बी द, एसएससी मस्ट बी द, एसएससी मस्ट बी द, एसएससी मस्ट बी द। और तीसरा है प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट। प्रॉपर्टी मस्ट बी लेट आउट मतलब खुद रहेंगे कि भाड़ा लगाएंगे? खुद रहेंगे कि भाड़ा लगाएंगे? अगर भाड़ा लगाएंगे नहीं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा आएगा नहीं तो इनकम होगा नहीं, इनकम होगा नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा नहीं। तो जब तक आप भाड़ा नहीं लगाओगे तो ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। ऐसा नो गाइस? चलो अब चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। बात समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट नंबर क्या बाबू? 3। पहला कॉन्सेप्ट हो गया कौन सा सेक्शन में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा आज शुद्ध थ्योरी करा रहे हैं, ऐसा पार्ट करा रहे हैं जिससे खाली थ्योरी ही आता है। अब अगला दिन फिर थ्योरी कराएंगे, लेकिन अगला दिन जो थ्योरी कराएंगे वो सम्स वाला थ्योरी, और उसके बाद फिर छोटा सा सम्स, फिर बड़ा सम्स, ऐसे कर करके बहुत सारा सम्स। आइए जल्दी आइए। तो वही धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना है, जो आप लोग करते हो हमेशा अपने जीवन में। आ जाओ, पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर क्या होगा? 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, तो भाइयों और बहनों अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो हमको पता होगा, आपको तो नहीं पता होगा। अगला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है डीम्ड ओनरशिप। कैसा ओनरशिप बाबू? डीम्ड ओनरशिप। स्पेलिंग, इसका स्पेलिंग लिखना होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपके साथ। अगर इसका स्पेलिंग नहीं लिखेंगे अनर्थ हो जाएगा। तो ये कौन सा ओनरशिप बाबू बताइए? डीम्ड। कौन सा ओनरशिप बताइए? डीम्ड ओनरशिप। स्पेलिंग हमने बोर्ड में लिख दिया है। इसका सेक्शन है 27। ठीक है, आपसे पूछेगा डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन कितना है, तो बोलेगा 27। सर सेक्शन क्यों पढ़ा रहे हैं, हम लोग तो लॉयर नहीं है। आप टैक्स भी एक तरह का लॉ ही होता है बाबू, टैक्स भी एक तरह का क्या है? लॉ। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो डीम्ड ओनरशिप का सेक्शन कितना है बाबू? बोलो 27। बोलो ना, कम ऑन। यस, इसमें तो ये ऐसा माइक है ना कि हल्का से बोले तो खाने फाड़ देगा। तो हो गया डीम्ड ओनरशिप क्या होता है, अभी हम बता रहे हैं आपको। आपको जब लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है? अब चाहो तो हेडिंग दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर कितना हो गया? 3। एक कॉन्सेप्ट सेक्शन, दूसरा कॉन्सेप्ट है एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल कंडीशन बोलिए, उसी का दूसरा नाम है बेसिस ऑफ चार्ज। एग्जाम में पूछेगा व्हाट आर द बेसिस ऑफ चार्ज फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कॉन्स्टेंट टैक्स का पेपर में लगभग समझिए 45 से 47 मार्क्स का थ्योरी रहे। कॉन्स्टेंट टैक्स का पेपर में थ्योरी ज्यादा रहता है, 45 टू 48 मार्क्स के बीच में थ्योरी रहेगा, 30 से 32 मार्क्स का ही सम्स रहता है। कॉन्स्टेंट्स में थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी प्लस सम्स, थ्योरी प्लस सम्स। तो थ्योरी नहीं करोगे तो फंस जाओगे आप। क्या हो जाओगे? हम डायरेक्ट सम्स भी करा देंगे तो आप समझ जाओगे, कोई बात नहीं। लेकिन थ्योरी के साथ जब सम्स करोगे तो मजा अलग है। क्या अलग है? मजा। चलिए अब आते हैं तीसरा में, डीम्ड ओनरशिप होता क्या है? सुनो अभी वाले समझ लेते फिर लिखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मालिक नहीं होते हैं, मालिक के जैसे होते हैं। देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एक्चुअली द ओनर, दे आर कंसीडर्ड एज द ओनर। जो लोग मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। प्यार नहीं हुआ, प्यार के जैसा हो। भाई नहीं हुआ, भाई के जैसा होता है ना। बहुत सारे लोग क्लास में आकर के भाई बहन बना लेते हैं, नहीं बना लेते, ये मेरा भाई है, मेरा बहन है, तो भाई नहीं है वो आपका, भाई के जैसा है। बहन नहीं है वो आपका, बहन के जैसा है। क्या भाई बहन बना लेते? आप तो क्लासमेट है। क्या बाबू? क्लासमेट। तो भाई नहीं है आपका, भाई के जैसा है। भाई के भाई मेट है, आपका इंग्लिश दौड़ के भाई मेट है। भाई नहीं है, भाई के जैसा है। बहन नहीं है, बहन के जैसा है। दोस्त नहीं है, दोस्त के जैसा है। प्यार नहीं है, प्यार के जैसा है। ये क्या हो गया? इसका मतलब डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर मतलब क्या होता है? दे आर नॉट एक्चुअल लीगल ओनर। हाँ, सीधा होके बैठो बाबू। दे आर नॉट एक्चुअल लीगल ओनर। वो लोग एक्चुअल लीगल ओनर नहीं है, सच्चा मालिक नहीं है। मालिक के मालिक नहीं हो आप, मालिक के जैसा, कुछ जैसी हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मालिक नहीं है, उसको मालिक के जैसा माना गया। ऐसा आपको एग्जाम में बोलेगा ना कि तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन पूछेगा तो लिख दोगे, वो हम लिखवा देंगे आपको भी। लेकिन आपसे पूछता है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डीम्ड ओनरशिप। 5 एग्जांपल दीजिए। एक्चुअली बंगाल बोर्ड में 4 ही पूछता है, क्योंकि 4 मार्क्स से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो डीम्ड ओनरशिप का 4 एग्जांपल दीजिए। डीम्ड ओनरशिप का कितना एग्जांपल दीजिए बाबू? 4। आपको हम 5 एग्जांपल देते हैं, सुनिएगा। पहला एग्जांपल होता है इसमें, डीम्ड ओनरशिप में क्या क्या आता है उसका पहला एग्जांपल होता है। सर स्पेलिंग तो अब लिखे नहीं थे, फिर से लिख देंगे, क्या हो गया? हेलो। तो डीम्ड ओनरशिप का पहला एग्जांपल हो गया स्पाउस। क्या हो गया बाबू? माउस नहीं, स्पाउस। क्या बाबू? स्पाउस। अब आप समझिए, देखिए अगर आप लड़की है,
अगर आप लड़की है तो आपके जो वो है ना क्या है, और वो इंडिया में तो आदमी नाम नहीं लेता ना अपना पति का, तो आपके कौन हो गए वो। अगर आप पति है पति, तो आपकी जो वो है वो पत्नी। तो ये जो वो शब्द है ना, अभी आज के जमाने में ना टाइम इतना आगे निकल गया, टाइम इतना एडवांस हो गया, तो लोग बोलेंगे बार बार पति पत्नी पति पत्नी, तो डज नॉट साउंड गुड। बार बार हस्बैंड माई वाइफ, तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मॉडर्न इंग्लिश में, स्टैंडर्ड इंग्लिश में, लॉ की भाषा में ना इसके लिए शब्द क्या यूज किया गया, स्पाउस। जैसे ही आप किसी का हाथ थामते हो ना, तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉपर्टी उसके नाम चला जाता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे आपको अमीर होने का बहुत ही सिंपल तरीका क्या है, अमीर आदमी से शादी कर लीजिए। द वेरी क्विकेस्ट वे, बहुत ही फास्टेस्ट तरीका ये। अगर आपको बहुत जल्दी अमीर होना है अपना जिंदगी में, तो अमीर आदमी से शादी कर ली। बहुत जल्दी गरीब होना है, गरीब से शादी कर ली। ये क्या हो गया, देखिए स्पाउस का लॉ में भी लिखा हुआ है, टैक्स लॉ में भी बोला। जैसे अब बात समझिए, जैसे आप किसी से शादी कर रहे हो, तो द मोमेंट यू गेट मैरिड, ऑटोमेटिक आपके सारे प्रॉपर्टी में उसका भी हक हो जाता है। तो वो आपके एक्चुअल मालिक नहीं होते हैं। वो कौन से मालिक होते हैं, डीम्ड मालिक नहीं है, वो मालिक के जैसा है। मालकिन है वो, क्या है बाबू, मालकिन। मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। बाबू मोबाइल रखिए ना पॉकेट में, और राजेश कितना मोबाइल चला रहे हो। बस देखिए मोबाइल, देखिए हमको ये चीज से नफरत करते हैं, बस पर्सनली नफरत करते हैं, बस। और क्लास के बीच में तो मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। बस 40 से 45 मिनट का क्लास है, उसमें भी अगर आप मोबाइल चलाएंगे तो फिर मजा खत्म आएगा। आप देखिए इस क्लास 12 में क्या होता है कि अगर आप एक चीज, जैसे ये चीज छूट गया आपका, अब छूट जाएगा तो फिर छूट जाएगा, और आप सोचोगे ना बाद में हम करेंगे, बाद वाला चीज बाद में रह जाता है। सन कंप्लीट करते हैं, सन क्या करते हैं, यही कंप्लीट। बस इसको टालने का नहीं है। बस 40 मिनट बाद फिर बाबू तो वही रहेंगी आपकी, छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। अगर आपको अपना प्यार का ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप मेरे ऑफिस में चले अपना बाबू से बात करते रहे बैठ के, असल क्योंकि ऐसे गलत है, गलत है। क्या है बाबू, गलत है। तो बताइए सबसे पहला कौन है, बताइए स्पाउस। स्पाउस मतलब क्या, नाम कैसे ले सर उनका, स्पाउस मतलब वही आपके वो पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, क्या होता है बाबू, स्पाउस। बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में जाइए ना फॉर्म भरने, तो वहां पे रहता है स्पाउस। तो डू यू हैव एनी स्पाउस, बहुत आदमी गूगल में सर्च मारने लगता है। स्पाउस का मतलब हो गया पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। ये किस कैटेगरी में आ गया बाबू, स्पाउस। क्लियर है गाइस, समझ गया ना। तो ये हो गया हम लोग का स्पाउस। क्लियर है गाइस, स्पाउस। स्पाउस जो होता है ना किसी का, वो एक्चुअल मालिक नहीं, वो डीम्ड ओनर है। क्या समझ रहे बाबू, दूसरा है, बस समझे, सपोज मान लीजिए हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी है, तो वाइफ का ऑटोमेटिक उस पर अधिकार हो गया। और वाइफ के पास कोई प्रॉपर्टी है, तो हस्बैंड का ऑटोमेटिक उस पर अधिकार हो गया। तो ये क्या हो गया, स्पाउस। क्या हो गया बाबू, स्पाउस। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब शादी वादी भी करते हैं, तो सोचते हैं ऐसा लड़का शादी करेंगे जो बेटा अकेला हो, भाई बहन उसका ना हो, उसका सारा प्रॉपर्टी में मेरा मालिक हो जाएगा। बहुत सारा लड़का भी ये माइंड में लेके चलता है कि ऐसा लड़की से शादी करेंगे जो बेटा अकेला बहन हो, कोई नहीं हो, उसका घर प्रॉपर्टी सब मेरा हो जाएगा। एक सोच होता है, इसको बोलते हैं विचार। क्या होता है वो, विचार। बस वो भी लग रहा है क्लास आप लोग का तरह कॉस्टेक्स पढ़ लिया होगा, इसीलिए। तो पहला पर्सन कौन हो गया बाबू, स्पाउस। दूसरा कौन है, सुनिए, दूसरा कौन, फिर मोबाइल चला रहे हो, दूसरा पॉइंट पर्सन कौन है बताइए बाबू, माइनर। दूसरा क्या हो गया बाबू, माइनर। दूसरा कौन हो गया बाबू, माइनर। माइनर मतलब कौन, बच्चा है ना, क्या है, बच्चा है ना, जिसका उम्र 18 साल से कम है। द पर्सन हु डिड नॉट अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, नॉर्मल केसेस। नॉर्मली जो आदमी का उम्र 18 साल से कम है, मतलब वो बच्चा है। क्या बाबू, बच्चा। और अगर जैसे आप लोग, सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग को पढ़ा रहे, आप लोग के सामने मौजूद हो, तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग सब क्या है, माइनर। आप लोग को ऐसा इसका उम्र 18 साल से ज्यादा है, कोई है किसी का उम्र जो 20 साल 22 साल है? नहीं मतलब फेल हो गया होगा बचपन में, तो लेट उम्र ज्यादा हो गया। क्या इनका है, क्या ऐसे बार बार दिखा रहे इनका तरफ, समझे। तो 18 साल से जो कम है ना, वो माइनर है। और जब तक आपका 18 साल नहीं हुआ, तब तक आप कुछ भी खरीदिएगा ना, तो आप उसका एक्चुअल ओनर नहीं होइएगा, डीम्ड ओनर होइएगा। क्या होइएगा वो, डीम्ड ओनर। मान लीजिए कोई बच्चा जाकर के अपना पापा बोला, पापा क्या बोला, पापा हमको साइकिल खरीद दीजिए। क्या खरीद दीजिए, साइकिल। पापा हमको आईफोन खरीद दीजिए। पापा कुछ भी अगर आपके नाम पे खरीदेंगे, तो आप उसका कौन सा ओनर होगे बताओ, डीम्ड। यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर। आप तब तक उसका सच्चा मालिक नहीं होंगे जब तक आपका उम्र कितना साल नहीं होगा, 71 साल। नॉर्मली 18 साल, 18 साल जब तक नहीं हुआ है पूरा, तब तक आप बच्चा हो बाबू। क्या हो, बच्चा हो। और बच्चा जब तक होता है, जब तक आदमी का उम्र 18 साल होता है, तब तक वो डीम्ड ओनर ही होता है किसी चीज का, एक्चुअल ओनर नहीं होता है। तीसरा है ज्वाइंट प्रॉपर्टी। ज्वाइंट प्रॉपर्टी, मान लीजिए आपके पिताजी का, किसका बाबू, पिताजी का एक प्रॉपर्टी है,
जिसमें आप भी, आपका मतलब आपके पिताजी के 2 बेटे हैं, मान लीजिए 2 बेटा बेटी है। अभी बेटा बेटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, नॉर्मली इंडिया में ना वेस्ट बंगाल और आसाम, बंगाल और आसाम 2 ऐसा स्टेट है जहां पे बेटियों को भी अधिकार मिलता है। इसीलिए आप देखोगे बंगाल में बाड़ी वाली ज्यादा है, बाड़ी वाला कम है। अब बात को मिलाना, बोले हाँ ठीक है बात बोले। बंगाल में जहां भी जाइएगा बाड़ी वाली बाड़ी वाली बाड़ी वाली, क्या अच्छी बाड़ी वाली अच्छी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्या है, बेटी को भी राइट मिलता है पिताजी के प्रॉपर्टी में। जाके अभी मत मांग लीजिएगा। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग है, आप बंगाल में रहते हो तो इससे आप वेस्ट बंगाल के नहीं हो जाते हो। समझिए, हम इंडिया पूरा देश हम लोग का है, इंडिया हम लोग का है, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, दैट्स सेकंड थिंग। हम पूरा इंडिया हम लोग का है, हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल जिसका है, डोमिसाइल का मतलब होता है आपके पापा के पापा के पापा के पापा कहां रहते थे। सोच के देखिए, खुद से पूछिए। गांव देहात में मतलब बंगाल का गांव देहात में या बिहार का गांव देहात में? अगर बंगाल में रहते, सुनिए बात को समझिए, अगर बंगाल में रहते थे तो आप बंगाल के हो गए और आपके ऊपर बंगाल वाला लॉ अप्लाई होगा। और नहीं तो आप बिहार में रहते थे या गुजरात में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में कहीं भी रहते थे तो वहां का लॉ अप्लाई होगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ये क्या है? तो वेस्ट बंगाल में बेटी लोग को भी अधिकार मिलता है। तो जितने भी बच्चे लोग, वेस्ट बंगाल के बच्चे लोग, आप लोग जितने भी बच्चे लोग, आप लोग बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हो, आप लोग का अधिकार है, जाके बाबा को बोलिए कि बाबा हमें प्रॉपर्टी चाहिए, और आपको राइट मिलेगा, क्योंकि बंगाल और असम में ये लॉ अप्लाई होता है। बाकी इंडिया के नॉर्मली स्टेट्स में बेटा को अधिकार मिलता है। वो तो क्या बहुत बात का बात हुआ, जो नॉलेज अच्छी से बताए। ज्वाइंट प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे, जैसे आपका पापा का एक तो प्रॉपर्टी है, उस पर आपका भी राइट है, आपका भाई का भी राइट है। तो आप भी मालिक हुए, आपका भाई भी मालिक हुआ, लेकिन जब तक पिताजी जीवित है तब तक उसका एक्चुअल मालिक पिताजी है, और आप और आपका भाई कौन सा मालिक है? डीम्ड ओनर। कैसा ओनर? बोलो बोलो ना। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में भी ऐसा हो जाता है। चौथा होता है बाबू, अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से प्रॉपर्टी मिला है, कोई लॉटरी फोटरी खेले थे वहां से प्रॉपर्टी जीत गए, तो उस केस में आप उसका एक्चुअल ओनर नहीं होते हैं। कौन सा ओनर होते हैं? डीम्ड। कौन सा ओनर? बोलो डीम्ड। कोई लॉटरी फोटरी खेलते थे, लॉटरी में प्रॉपर्टी जीत गए एक तो। पांचवा है बाबू लीज। लीज पे अगर कोई प्रॉपर्टी लीजिएगा, आप सोचोगे लीज क्या होता है? लीज क्या होता है? जैसे हम लोग का कोचिंग, अगर आप रेंट पे कोई चीज लेते हो तो वो रेंट होता है, लेकिन जब आप लंबा रेंट कराते हो, कैसा रेंट कराते हो? लंबा समय के लिए रेंट कराइएगा, 5 साल 10 साल 15 साल के लिए रेंट पे कोई चीज ले लिए तो बन जाता है लीज। क्या बन जाता है बाबू? लीज। जैसे कोई होटल खोलता है तो जरूरी नहीं है हर आदमी का होटल अपना ही है। जब कोई आदमी होटल लेता है ना, तो वो आदमी ये सोच के लेता है, जैसे मान लीजिए हम एक होटल खोले, अब अचानक से मान लीजिए आपका घर था, आपसे भाड़ा लिए, अब होटल मेरा खूब चलने लग गया, तो जैसे होटल चलने लगेगा तो आपका लालच बढ़ जाएगा। आप क्या बोलोगे? आप सोचोगे कि नहीं बेटा ये होटल चल रहा है, इसका इससे भाड़ा बढ़ाएंगे। आप खूब भाड़ा मांगोगे, खूब भाड़ा मांगोगे, खूब भाड़ा मांगोगे, हम उतना दे पाएंगे, कभी कभी नहीं भी दे पाएंगे। या आप हमको बोलोगे आप छोड़ दीजिए, अब दुकान जब हम सेट कर लिए तो आप हमको बोलेगा चल जाइए। तो इसीलिए जनरली कोई आदमी जब होटल खरीदता है, या जैसे हम लोग कोचिंग ही पढ़ा रहे थे वहां पे, तो हम लोग का बड़ी अलग अभी ऐसा हरकत हो गया था। उसका क्या था, उसको ना मतलब नजर में चढ़ गए, उसको लग रहा ना कि तुमको छोड़ के जाएगा नहीं, उसको लगा ऐसा लग रहा कि हमको छोड़ के जाएगा नहीं, इसका तो मजबूरी है कोचिंग पढ़ाएगा। कभी बोला 6,000 भाड़ा, 6,500, 7, 7,500, 8 भाड़ा बढ़ाते यार। वो तो रूम आप देखिए, वो छोटा सा रूम है, बात समझे, तो बढ़ाते यार बढ़ाते यार बढ़ाते यार बढ़ाते यार भाड़ा। क्या है, उसको पता है कि ये आदमी का मजबूरी छोड़ के नहीं जाए, बात समझे ना। तो जनरली क्या करते हैं ना, उस केसेस में क्या करना चाहिए आदमी को, जैसे हम लोग कोचिंग ले रहे हैं, या मान लीजिए घर ले रहे हैं, मतलब होटल बना रहे हैं, या रेस्टोरेंट बना रहे हैं, या कोई दुकान खोल रहे हैं, तो आदमी को ना रेंट पे नहीं लेना चाहिए। किस पे लेना चाहिए? लीज पे। लीज मतलब क्या? 50 साल का एग्रीमेंट पे ले ली। भाड़ा का है, भाड़ा देंगे आपको, लेकिन 50 साल तक आप हमको हटा नहीं पाइए, मेरा चले नहीं चलो मेरा मैटर। ये हो गया लीज। लीज मतलब लंबा एग्रीमेंट। जब लंबा समय के लिए एग्रीमेंट करिएगा ना बाबू, तो क्या बन जाता है? लीज। बात समझे ना। कहीं भी दुकान आप देखोगे नॉर्मली ऐसा होता है, दुकान खोलिए, खूब चलने लग गया, बेटा नजर लगा दिया, आगे बोला नहीं दुकान छोड़िए, या फिर बोलेगा कि आप पैसा बढ़ाइए भाड़ा का, अजीब भाड़ा, 6,000 की जगह 12,000 मांग रहा, 15,000 मांग रहा। इसीलिए आदमी को जब भी दुकान खोलना चाहिए, रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, होटल खोलना चाहिए, स्कूल कॉलेज कोचिंग ये सब कुछ भी खोलना चाहिए। कॉलेज स्कूल तो आपका रेंट वाला प्रॉपर्टी में खुलता ही नहीं। स्कूल कॉलेज ये सब रेंट का प्रॉपर्टी में आप खोल ही नहीं पाइएगा। स्कूल कॉलेज का लाइसेंस ही मिलेगा जब आपका अपना ओन प्रॉपर्टी होता है, बात समझे ना। रेंट पे छोटा मोटा, रेंट पे कौन सा स्कूल जाता है? पाड़ा मोहल्ला वाला स्कूल। पाड़ा मोहल्ला वाला स्कूल नहीं देखते हो, जहाँ पे स्कूल शुरू होते ही खत्म हो जाता है, बात समझे ना। ऐसे एक बड़ा सा रूम रहता है, उसमें 3-4 तो बोलता है ना, क्या बोलते उसको, लकड़ी का जो होता है जी, प्लाईवुड लगा दिया। हाँ प्लाईवुड लगा दिया, बस क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 स्कूल खत्म।
बस समझ रहे? तो उस सर स्कूल का लाइसेंस मिले हो तो लाइसेंस ही नहीं मिलता है, लेकिन नॉर्मली कोई बड़ा स्कूल खोलेंगे उसका अपना कैंपस होना चाहिए, अपना प्रॉपर्टी होना चाहिए। बस समझ रहे? हाउस प्रॉपर्टी का रूल है कि उसका अपना प्रॉपर्टी होगा तभी उसको स्कूल का लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको स्कूल का लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये क्या बताने मांग रहे हैं आप? बताने यही मांग रहे माय डियर स्टूडेंट कि अगर आप लीज पे लेते हो तो आप उसका एक्चुअल मालिक नहीं होते, मालिक के जैसा हो। मालिक नहीं हुआ, मालिक के जैसा हो। लिखिए पॉइंट नंबर 3, डीम्ड ओनरशिप। स्पेलिंग लिख दे क्या? लिख दे रहे क्या क्या? पहले लिख लिए ना इसीलिए। देखिए आ जाओ, डीम्ड, स्पेलिंग लिख दे रहा हूं, डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27। चलो, डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 लिखो ना प्लीज, लिखो ना बाबू। इतना सुंदर बिल्डिंग का फोटो लगा दिया कहां से। देखिए डीम्ड ओनरशिप सेक्शन का बाबू 27 लिखिए, बोले लिखिए द पर्सन, डीम्ड ओनरशिप के बारे में लिखिए द पर्सन, एकदम अच्छे से लिखना, ऐसा लिखो कि अगल बगल वाला को भी आपसे जलन हो जाए, तो आपको मारने होने का प्लान बना ले। देखिए द पर्सन हु is not actual owner, the person who is not actual owner but considered as the owner, जो मालिक नहीं है, मालिक के जैसा है। मालिक नहीं हो आप, मालिक के जैसा हो। ठीक है, बाबू नहीं हो आप, बाबू के जैसा हो। उसका लिखिए फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीम्ड ओनर। बोले पहला नाम लिखिए, पहला नाम लिखिए, लिखिए ना। पहला नाम क्या था बताइए? स्पाउस, SPOUSE, स्पाउस। चले, दूसरा नाम लिखिए माइनर चाइल्ड। अगर बच्चा का नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो बाबू डीम्ड ओनर होगा, माइनर चाइल्ड। तीसरा लिखिए लीज, LEASE, लीज। पॉइंट नंबर 4 लिखिए जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी। पांचवा लिखिए प्रॉपर्टी अलॉटेड, देखिए प्रॉपर्टी अलॉटेड। अगला पॉइंट लिखिए प्रॉपर्टी अलॉटेड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम, हाउस बिल्डिंग स्कीम, प्रॉपर्टी अलॉटेड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम। हो गया। आइए अब आपको हम ऐसा प्रॉपर्टी का नाम बताने वाले हैं 5 जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। 5 ऐसा प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे आपको जो कमाते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी इनकम भी है लेकिन उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो 5 प्रॉपर्टी विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। पूछेगा एग्जाम कि छात्र ऐसा एग्जांपल दीजिए जो प्रॉपर्टी इनकम है, कमाते भी लेकिन टैक्स देना नहीं पड़ता है। पहला एग्जांपल है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप एक घर में खुद रहते हो, अगर आप एक घर में क्या रहते हो बाबू? खुद। सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब होता है अगर आपका घर है और आप अपने रह रहे हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। या फिर मान लिया अपना बिजनेस करे, जैसे ये रूम मेरा घर है, मेरा प्रॉपर्टी है, हम खुद अपना कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये हाउस प्रॉपर्टी हुआ? नहीं। क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? नहीं। तो खैर ये तो कोई बच्चा समझ जाएगा कि जिस घर में खुद रहते हो वहां से इनकम ही नहीं है, इनकम ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगेगा। दूसरा होता है इनकम वाला प्रॉपर्टी। 5 ऐसा प्रॉपर्टी जिस पे टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई प्रॉपर्टी को आप चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, किसके लिए यूज कर रहे हो बाबू बताओ? चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर कोई प्रॉपर्टी को आप किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो बताओ? चैरिटेबल। कौन सा टेबल बोलो? तो अगर आप चैरिटेबल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो, कौन सा पर्पस बाबू?
चैरिटेबल पर्पस, कौन सा पर्पस बताइए? चैरिटेबल। अगर कोई प्रॉपर्टी को चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी यूनियन का, पॉलिटिकल पार्टी का कोई प्रॉपर्टी इनकम है, पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई प्रॉपर्टी इनकम है तो उस पर भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। पहला क्या हो गया बताइए? सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब जिसमें खुद रहते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता है। दूसरा क्या हो गया बताइए? अगर यू आर यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर चैरिटेबल पर्पस तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तीसरा, अगर आपका प्रॉपर्टी है और उसको आप मेडिकल पर्पस के लिए यूज करते हो, हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट, तो उसमें भी टैक्स नहीं लगता है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, टैक्स नहीं लगता है। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी चाहे टीएमसी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसका कोई प्रॉपर्टी है, उससे वो कुछ कमा रहा है तो उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ गेम एसोसिएशन, गेम एसोसिएशन मतलब जो लोग गेम वेम खिलवाता है, वो लोग का भी प्रॉपर्टी इनकम पे टैक्स देना नहीं पड़ता। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, 5 एग्जांपल क्या क्या बताइए? पहला, खुद रहते हैं, टैक्स लगेगा? नहीं। दूसरा, चैरिटी के लिए यूज करते हैं, टैक्स लगेगा? नहीं। तीसरा, हॉस्पिटल है, मेडिकल इंस्टीट्यूट, टैक्स लगेगा? नहीं। चौथा, गेम एसोसिएशन है, टैक्स लगेगा? नहीं। पॉलिटिकल पार्टी है, टैक्स लगेगा? नहीं। लिखिए, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी इनकम, हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टी इनकम, property income which is property income which is tax free, tax free, property income which is tax free, एक ऐसा प्रॉपर्टी इनकम जिस पे टैक्स देना नहीं पड़ता। बोले बोले पॉइंट नंबर 1 लिखिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड का स्पेलिंग बोले? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, खुद रहते हो, टैक्स देना पड़ेगा? नहीं। दूसरा लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, सरकार अपने आप से टैक्स थोड़ी लेगा, पॉलिटिकल पार्टी। तीसरा लिखिए, प्रॉपर्टी यूज फॉर, प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस, चैरिटेबल पर्पस, CHARTIAPLE, चैरिटेबल पर्पस, समाज सेवा कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, नेक डील हो आप। कितना? पॉइंट नंबर 4 लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ गेम एसोसिएशन, गेम खिलवाते हो आप, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ गेम एसोसिएशन, गेम एसोसिएशन। कितना पॉइंट हो गया बोलो? 4। एंड द लास्ट लिखिए, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ, प्रॉपर्टी इनकम ऑफ हॉस्पिटल, देखो प्रॉपर्टी इनकम ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल हो गया या मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, कोई भी जो मेडिकल से रिलेटेड काम करता है। ठीक है, अब ये था थ्योरी। अब फिर मिलेंगे हम लोग कब? अगला क्लास में। थैंक यू सो मच।